नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपके एक न्यू चैप्टर डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C टू 80U को शुरू कर दिया था, जिससे रिलेटेड आई थिंक 3 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। और पिछली 3 क्लासेस के अंदर मैं आप सभी के साथ 80C से जुड़े हुए तमाम सेक्शंस को डिस्कस कर चुका हूं और 80D से जुड़े हुए तमाम सेक्शंस को डिस्कस कर चुका हूं। आज की क्लास नंबर 4 रहेगी। आज की क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे 80C से लेकर के 80U तक जितने भी डिडक्शन आपके पेंडिंग है, आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर कर पाए। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्लास शुरू करूं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि आप सभी को पता है मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था, लेकिन जितने भी न्यू बच्चे आए हैं प्लीज आप लोग थोड़ा सा आवाज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत नासाज है, मेरी तबीयत खराब है, दुरुस्त नहीं है, जिसके चलते क्योंकि क्लासेस आपकी रेगुलर आनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं तो आप 21 दिन पीछे चले जाते हैं। तबीयत जैसी भी रहे आपको रेगुलर क्लासेस मिलनी चाहिए। इसी मोटिव को लेकर के तबीयत खराब होने के बाद भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको आवाज में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज इस चीज को एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। कंटेंट आपको एक एक बात में समझाने की गारंटी लेता हूं, अगर आप लोग मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहे। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। बहरहाल अब चलिए और देखते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से सेक्शंस है जो आपके बचे हुए हैं, जिनको आज की क्लास के अंदर हमें कवर करना है। देखिए पहली, दूसरी और तीसरी 3 क्लासेस के अंदर 80C से जुड़े हुए तमाम सेक्शंस हम लोग कवर कर चुके हैं, 80D से जुड़े हुए तमाम सेक्शंस कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स 80E से जुड़े हुए तमाम सेक्शंस। 80E के अंदर आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहला जो प्रोविजन आता है या सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आता है आपका 80EE। आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। सबसे पहला सेक्शन कौन सा है? 80EE। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे 80EEB भी आपको पढ़ना है, क्लियर है। आगे मैं आपको बताऊंगा इनका क्या मतलब होता है। EE के अंदर क्या आता है, EEB के अंदर क्या आता है। जैसे अगर सबसे पहले बात करते हो, अगर आप लोग 80EE की बात करते हो तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो डिडक्शन है, ये जुड़ा हुआ है उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के, ब्याज पे पैसा लेकर के कहीं ना कहीं अपना घर खरीदते हैं। माने कोई भी व्यक्ति जब भी घर खरीदता है, उस केस में आप कौन से सेक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं? 80EE को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट द अफोर्डेबल हाउसिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका मेन मोटिव क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करना है बाय गिविंग एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ऑन द होम लोन इंटरेस्ट। जो भी आपका होम लोन इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको क्या दिया जाता है? एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट दिया जाता है। एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट दिया जाता है किसके थ्रू? आपके सेक्शन 80EE के थ्रू, क्लियर है। तो बहुत बेसिक बात समझ में आई। जब भी बात घर की होगी, जब भी कोई भी व्यक्ति होम लोन इंटरेस्ट की बात करेगा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब भी आप लोग होम लोन इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ कीवर्ड देखते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यस, यहां पे आपका 80EE वाला सेक्शन अप्लाई हो सकता है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं 80EE वाले सेक्शन की जो कहानी थी, जो डेफिनेशन थी, वो आपको क्लियर रही होगी। कब आपको 80EE वाले सेक्शंस को अप्लाई करना है। 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन क्लेम कर सकता है और कितना डिडक्शन आपको मिलेगा। ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग बात करते हैं 80EE की, माने कि यानी कि होम लोन वाला जो आपका सेक्शन रहने वाला है, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, केवल और केवल इंडिविजुअल इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्लियर है। यानी कि क्या कर सकता है? अप्लाई का मतलब है मेरा क्लेम से, ठीक है ना। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केस में, यानी कि इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर है वो इसको क्लेम कर सकता है, ना तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला, ना ही कोई भी कंपनी, ना ही कोई भी फर्म। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में देना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, जब भी आपको होम लोन सेंसेशन हुआ था उस टाइम पे एट प्रेजेंट आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए, कोई रेजिडेंट होम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल मस्ट नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ द सेंसेशन ऑफ द लोन। जब भी आपका लोन सेंसेशन होता है उस दरमियान आपके नाम पे आपके पास खुद का कोई रेजिडेंशियल होम प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है। इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, ओके, ये बात समझ में आ गई। आपके पास कोई घर नहीं है जिस डेट पे आपको क्या लोन सेंसेशन हुआ है, क्लियर। ये दोनों कंडीशन अगर आप लोग सेटिस्फाई करते हैं तो आप 80EE वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात और जरूर आपको बताना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। यहां पे आपको अप टू 1.5 लाख ऑन द इंटरेस्ट पेड ऑन द हाउसिंग लोन, यानी कि जो हाउसिंग लोन का आप लोग इंटरेस्ट पे करते हैं ना, उसके ऊपर अप टू 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। फ्लैट डिडक्शन नहीं है, ये अप टू 1.5 लाख तक का डिडक्शन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्योंकि मामला ये एचपी का है, एचपी का मतलब हाउस प्रॉपर्टी का है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर जब आप लोग आगे आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, आपका सेक्शन 24B आएगा, जहां पे इसके साथ आपको एक्स्ट्रा 2 लाख का डिडक्शन भी देखने को मिलता है। अगर आप केवल 80EE की बात करते हैं, माने अगर मैं केवल बात करता हूं किसकी, 80EE की बात करते हैं, तो यहां पे तो लिमिट आपकी 1.5 लाख ही है। लेकिन जो 2 लाख लिमिट है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला हाउस प्रॉपर्टी इनकम का है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन 24B, जहां पर ये बताया गया है कि एडिशन में आप लोगों को कितने का डिडक्शन देखने को मिल सकता है, 2 लाख का डिडक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोग सेक्शन 24B अकॉर्डिंग टू द हाउस प्रॉपर्टी इनकम लगा देते हैं, अलोंग विद अगर आपको 80EE का डिडक्शन मिलता है, तो टोटल डिडक्शन यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, 3.5 लाख रुपए का हो जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3.5 लाख तक का डिडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो पहला आपका माय डियर फ्रेंड सेक्शन था जो आपका हाउस लोन इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था। उम्मीद करता हूं इसकी कंडीशंस वगैरह और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना डिडक्शन मिलेगा, ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस है जिन्हें हमें अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना बड़ा जरूरी है। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग असेसमेंट ईयर 2025-26 की बात करते, लेटस से अभी क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2025-26 चल रहा है, और अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका 2024 और 25। 2024 और 25 के अंदर अगर किसी ने होम लोन लिया है तो क्या उसको 80EE का डिडक्शन मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी है जो हमें पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है कि अगर आप लोग 80EE का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपका जो लोन है ना, वो कब सेंसेशन होना चाहिए, वो आपका सेंसेशन, देखिए इनिशियली क्या था, ये जो टाइम रखा गया था 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 22 तक रखा गया था। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के, और ये टाइम कहां तक रखा गया था आपका, 31 मार्च तक रखा गया था 2022 तक। माने इन लोगों ने अगर इस टाइम पीरियड के दरमियान किसी ने भी होम लोन लिया है तो उसको इसका डिडक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब यहां पे आगे देखिएगा, सेक्शन 80EE बेनिफिट हैज नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर 21-22। 21-22 के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। अब अगर आप लोग 22 के बाद कभी भी लोन लिए हो, जैसे अगर आपने 23 में लोन लिया है, हो सकता है आपने 24 में लोन लिया हो सकता है आपने 25 में लोन लिया हो, तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इस पर्टिकुलर डिडक्शन से बाहर रहने वाले हो। अगर इसके डिडक्शन का बेनिफिट आपको चाहिए तो आपको याद रखना है, आपका जो लोन सेंसेशन है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच का ही होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। अब जिन लोगों ने असेसमेंट ईयर 2025-26 में जिनका असेसमेंट ईयर 2025-26 और जिनको 24-25 में लोन मिला है, तो क्योंकि 22 के बाद तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये जो आपका डिडक्शन है, तो उस केस में आपको यहाँ पे डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो इन असेसमेंट ईयर 2025-26 न्यू लोन आर नॉट इलिजिबल। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यू लोन इलिजिबल नहीं है, लेकिन जिनका इस टाइम पीरियड के दरमियान 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के दरमियान जिनका ऑलरेडी लोन लिया हुआ था, वो वैलिड रहेगा। वो वैलिड टाइम पीरियड है जब तक कि वो क्या क्लेम नहीं करते, डिडक्शन क्लेम करते, जब तक कि उनका टेन्योर एंड नहीं होता है। क्लियर, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग 5 करोड़ का घर ले लेंगे, 6 करोड़ का घर ले लेंगे। यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी आपके घर की कितनी होनी चाहिए, 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी आपकी एक लिमिट है। माने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 45 लाख। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में देना है। लोन मस्ट बी फ्रॉम मोर, लोन आपका किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, ये इसकी कंडीशन है। और कोई भी हाउस फाइनेंसिंग कंपनी से हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, और नो डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80EE कैन बी क्लेम्ड
साइमल्टेनियसली अगर आपने ATEE का डिडक्शन ले लिया है तो साइमल्टेनियसली आप लोग ATEE का डिडक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, या तो आप लोग एक ही अप्लाई कर पाएंगे। जैसे अगर आपने EE का ले लिया तो यहां पर आपको फिर भूलना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना। तो ये कंडीशन आप लोग जरूर याद रखिएगा 1/4/2019 से लेकर के और आपका 31/3/2022 के बीच में जिनका लोन सेंसेशन हुआ है ना, उन्हीं के लिए आपका डिडक्शन अप्लाई करेगा, और ना उससे पहले ना उसके बाद आपको कोई डिडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर रहे होंगे, और जो आपका पहला डिडक्शन था ATEE वाला वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसा कि मैंने बताया आपके हाउस लोन से रिलेटेड तो क्लियर हो ही गया है। अभी हमने क्या पढ़ा? आपका ATEE पढ़ा, जो क्या कहता है, जो आपको क्या बताता है, अगर आपका हाउस लोन इंटरेस्ट है, क्या है आपका हाउस लोन इंटरेस्ट है, तो उसमें कैसे आपको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, इसके लिए है। और यहां पे हमने देखा मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 1,50,000 थी। क्लियर है? अब इसके आगे अगर आप लोग आते हैं EE के आगे तो आपका आएगा ATEEB, ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। और ये जो आपका EEB है ये आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जुड़ा हुआ है, EVS से जुड़ा हुआ है, माने जो पेट्रोल और डीजल से व्हीकल चलते हैं वो नहीं, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं तो उस केस की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फाइनेंस एक्ट 2019। ये काफी अहम सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है। क्या है कि फाइनेंशियल एक्ट 2019 के अंदर ये आपका डिडक्शन या फिर ये जो आपका सेक्शन है इंट्रोड्यूस हुआ था ATEEB, और यहां पे एनकरेज किया गया था किसकी परचेज को? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की परचेज को। क्लियर है? ऐसे साधन जो बैटरी से चलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल। कौन क्लेम कर सकता है? केवल और केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है, ना तो HUF क्लेम कर सकता है, ना ही कंपनी, ना ही फर्म, कोई बाकी क्लेम नहीं कर सकता है। दूसरा डिडक्शन यहां पे भी आपको अप टू 1.5 लाख तक का ही देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये जरूर ख्याल में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा, क्या लिखा हुआ है? डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2020-21 ओनवर्ड। माने अगर आपने 2020-21 ओनवर्ड से, इससे आगे का टाइम पीरियड है, तो उस केस में आप लोग आपका ATEEB का डिडक्शन अप्लाई कर पाएंगे। अगर इससे पहले किसी ने लोन लिया है या फिर आप लोग व्हीकल लेके चले हैं, उस केस में माय डियर फ्रेंड्स ये डिडक्शन आपका अप्लाई नहीं होगा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने इससे पिछले वाले सेक्शन के अंदर देखा, कौन सा सेक्शन था? ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पे हमने बताया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया था एक केस, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो तो। अभी मैंने पढ़ाया था ना, क्या आया था आपका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैंने बताया था। वहां पर आपको एक स्पेशल सेक्शन है 24B, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा 2 लाख का डिडक्शन देखने को मिलता है। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं रहने वाला है, माने यहाँ पे 24B के जैसा कोई डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल एक ही डिडक्शन है, और यहाँ पर उसकी लिमिट कितनी है? अप टू 1.5 लाख रखी गई है। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ATEEB की बात समझ में आई। अब यहाँ पे इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कंडीशन वही है कि आपका जो लोन है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हुआ होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। इसका पर्पस क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप लोग खरीदे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर अरे एक तरीके से उसको बढ़ावा देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। उस केस में आपका इसका मेन पर्पस यही है। लोन सेंसेशन पीरियड याद रखिएगा, अगर आपका लोन सेंसेशन पीरियड 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2023 के बीच में है, क्लियर है, तो उस केस में आप लोग इस पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। नो फ्रेश लोन सेंसेशन आफ्टर द 31 मार्च 2023 आर एलिजिबल। ये काफी अहम बात लिख दी है, आई थिंक ये मेरे भी नोटिस में नहीं था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या बताया मैंने? इसके बाद ऑनवर्ड नहीं है, यहां पे लिमिट सेट की गई है 2023 के बाद यहां पे कोई आपको यहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा, न्यू होगा। नो फ्रेश लोन सेंसेशन आफ्टर द 31 मार्च 2023 आर एलिजिबल। 2023 के बाद एलिजिबल नहीं है, बट इफ लोन वाज सेंसेशन ड्यूरिंग दैट विंडो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड इन असेसमेंट। या वो ठीक है, वो जब तक आपका टेन्योर एंड नहीं होगा जब तक आप लोग क्लेम कर पाएंगे। तो सेम वही केस पीछे था, जो सेम केस यहाँ पे है। आपका जो लिमिट रखा गया वो 2019 वाला टाइम पीरियड
पीरियड से लेके और यहाँ पे कितना रखा गया है 2023। इस टाइम पीरियड के दरमियान ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला कॉन्सेप्ट रखा गया है। क्लियर? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जैसे आपने पढ़ा ना अभी अभी आपका ATEE वाला आपका सेक्शन हो गया है, ऐसे ही आपने क्या पढ़ा ATEEB वाला सेक्शन हो गया। कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे भी लिमिट आपकी 1.5 लाख ही रखी गई थी, सॉरी डिडक्शन, और यहाँ पे भी कितना था आपका 1.5 लाख तक का ही, अप टू 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने कुछ बुनियादी बातें सीखी, ATEE के डिडक्शन को देखा, ATEEB के डिडक्शन को देखा। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब हम पढ़ने वाले, देखिए थोड़ा सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। हमने पढ़ा ATEE को, उसके बाद हम लोग कहां पे गए? हम लोग गए ATEEB की तरफ। अभी तक यहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था? यहां पे आपका होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर आपको बेनिफिट देखने को मिलता था। यहां पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात की थी। ठीक है, अब जब EEB के बाद आते हो तो यहां पे आप लोग पढ़ोगे ATGGB वाला। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? ATGGB वाला। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। इसके बाद GGB के बाद अगर आप लोग आगे चलेंगे तो आप लोगों को पढ़ना है ATGGC। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, DDGB और DDG, यहां पे आप कंपनीज, इंडियन कंपनीज की बात करेंगे, यहां पे हम लोग इंडिविजुअल की बात करेंगे। अभी मैं समझाऊंगा सर क्या इंडिविजुअल क्या कंपनी। देखिए अगर आप लोग बात करते हैं ATGGB की, तो यहां पे ये सेक्शन टैक्स बेनिफिट देता है, डोनेशन मेड बाय इंडियन कंपनीज टू द पॉलिटिकल पार्टीज। काफी ऐसी कंपनीज है, इंडियन कंपनी, हिंदुस्तानी कंपनीज है जो क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देती है। तो जो उन्होंने जो डोनेशन दिया है उसके ऊपर भी डिडक्शन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वो कौन सा सेक्शन आपको अलाउ करता है? वो आपका ATGGB आपको अलाउ करता है। याद रखिएगा मेरी बात, ATGGB। ठीक है ना? और एक आपका क्या बताया था मैंने? आपका ATGGC आएगा। क्लियर है? सी, अगर कोई भी डोनेशन इंडिविजुअल कोई भी पर्सन देता है ना, तो उस केस में आप लोग ये सेक्शन लगाएंगे, और कोई भी कंपनी अगर डोनेशन देती है तो आप लोग GGB सेक्शन अप्लाई करेंगे। क्लियर? ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। यहां पे केवल और केवल इंडियन कंपनी है जो क्लेम कर सकती है, ना तो इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ना कोई भी फर्म, कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता है। केवल और केवल कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव से ये सेक्शन बनाया गया है। एलिजिबिलिटी डोनेशन की बात करूं तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। याद रखिएगा। या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट अगर आपका है तो ये छोटी सी बातें याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% डिडक्शन मिलेगा, और यहाँ पे कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है, माने कोई लिमिट नहीं है। जितना आपने डोनेशन दिया है ना, एग्जैक्टली क्या है, जितना भी आपने क्या दिया है, आपने डोनेशन दिया है ना, वो डोनेशन 100% डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे डिडक्शन देखने को मिलेगा। सिंपल। तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी कंपनी हो, अगर आप लोग मोड ऑफ पेमेंट की बात करते, बस यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है, कैश डोनेटेड इज नॉट अलाउड। यहाँ पे क्या नहीं है? कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। बाकी आप लोग किसी भी तरीके से ड्राफ्ट से डोनेशन दे दीजिए, चेक से दे दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, नेट बैंकिंग ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको क्या, किससे बचना है? आपको कैश ट्रांजैक्शन से बचना है। क्लियर है? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसा ही सेम केस मैंने बताया ATGGC के साथ भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका ATGGB की तरह ही यहाँ पे क्या होता है, पर्सन क्या करता है, कंपनी के अलावा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को क्या देता है? चंदा देता है, डोनेशन देता है। एनी पर्सन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब लोग मिलकर के कहां पे इंक्लूड होते हैं? इसी कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। ना तो लोकल अथॉरिटी यहां पे इंक्लूड होगी, याद रखिएगा, ना ही कोई आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन इंक्लूड होगा, फंडेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर है? ये थोड़ा ध्यान में रखना है। वही सेम बात है, किस पार्टी को आपको ध्यान में रखना है, वही आपका 100% डिडक्शन आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे कोई मॉनेटरी सीलिंग भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। सेम बात यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट की अगर करूं तो यहाँ पे क्या करना है? अदर देन कैश आप लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपने कैश में डोनेशन दिया है तो वो अलाउड नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे केवल और केवल यही एक या दो फर्क है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें माय डियर फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी, चीजें
अक्सर खराब होती हैं तो जो खराब होती चली जाती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। अभी भी क्लासेस के बीच में लगातार इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन है। बहरहाल इन बातों को छोड़िए, अपनी क्लास पर फोकस करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये तमाम सेक्शंस आपको क्लियर हुए होंगे। सबसे पहला सेक्शन मैंने क्या पढ़ाया, ATEE आपको पढ़ाया, उसके बाद ATEEB मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद हम लोगों ने ATGGB और ATGGC हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगला सेक्शन रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स आपका ATQQB। बहुत आसान सा सेक्शन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ये सेक्शन जुड़ा हुआ है उन लोगों के लिए जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं और जिनको किताबें बिकने के बाद रॉयल्टी मिलता है। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग इस सेक्शन के अंदर जाएंगे तो दिस सेक्शन गिव्स डिडक्शन टू द ऑथर। किसको डिडक्शन देता है, ऑथर को डिडक्शन देता है जो इनकम अर्न करते हैं फ्रॉम द रॉयल्टी ऑफ ए सर्टेन बुक। किसी भी किताब की रॉयल्टी से जो पैसा कमाते हैं ना, उनको ऊपर अगर आपको डिडक्शन देखना है तो कौन सा डिडक्शन लगेगा, ATQQB वाला डिडक्शन आप लोग लगा सकते हैं। ये सेक्शन आप लोग लगा सकते हैं। कौन कौन क्लेम कर सकता है, आपका जो ऑथर है उसका स्टेटस रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है और इंडियन होना चाहिए। ये तीनों चीज आपको थोड़ा ध्यान में देना है। एक इंपॉर्टेंट बात है, ऑथर मस्ट हैव ऑथर्ड, को-ऑथर्ड और ए कॉपीराइट ओनरशिप ऑफ द बुक। माने अगर आपकी किताब है तो किताब का कॉपीराइट ओनरशिप आपके पास होना चाहिए। को ऑथर आप हो सकते हो या ऑथर हो सकते हो, कोई भी कंडीशन आप लोग सेटिस्फाई कर सकते हो। इलिजिबल बुक जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो बाहर है इस लिस्ट से। माने बुक अदर देन द टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब फॉर द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। ये किताबें नहीं, हम बात कर रहे हैं जैसे नॉवेल्स की, हम लोग बात कर रहे हैं जैसे स्टोरीज की, बायोग्राफीज की बात कर रहे हैं, रेफरेंस किताबों की बात कर रहे हैं, वर्क्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अकेडमिक टेक्स्ट बुक नोट आर एलिजिबल, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अकेडमिक टेक्स्ट बुक यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जैसे कल को हमारी जो किताबें आएंगी वो अकेडमिक टेक्स्ट बुक ही आएंगी। जैसे अगर आप लोग मैथमेटिक्स वगैरह की देखते तो काफी मेरी ऐसी किताबें हैं जो डेफिनेटली अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल है। ठीक है। इससे पहले फिजिक्स के अंदर भी मेरी किताबें हैं जो आपकी अवेलेबल है, लेकिन वो आपके अकेडमिक प्रोस्पेक्टिव से है तो वो वहां पे इंक्लूड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जो मोटिवेशन से जुड़ी हुई है, कुछ ऐसी किताबें हैं जो कहीं ना कहीं नोवेल बेस्ड होती हैं, तो वो सारी नोवेल हो, आपका स्टोरी हो, बायोग्राफी हो, रेफरेंस हो, वर्क्स हो, वो तमाम किताबें यहाँ पे इंक्लूड होती है। जैसे मेरी एक किताब है जीतो हर हाल में हर काल में, वो वाली किताब काफी अच्छी किताब है, तो उसके ऊपर अगर मेरे को रॉयल्टी मिलता है तो अब मेरे को ATQQB का डिडक्शन देखने को मिल सकता है। कल को मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किसी की भी किताब निकालता हूं, उस केस में अगर मेरे को रॉयल्टी मिलता है तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अच्छा, अमाउंट डिडक्टेड जरूर याद रखिएगा, मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख तक का है, मैक्सिमम है, याद रखिएगा। इफ रॉयल्टी इनकम इज द लमसम फुल अमाउंट एलिजिबल अप टू द 3 लाख, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। इफ रॉयल्टी इज इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज ऑफ द सेल देन द डिडक्शन इज लिमिटेड। अगर आपको परसेंटेज ऑफ सेल के अंदर रॉयल्टी मिलता है तो आपका डिडक्शन लिमिटेड रहेगा। 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म शुड बी 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। 3 लाख ओवरऑल आपका ये रहेगा। तो बहुत बेसिक बात है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप बात करते हैं ATQQR की, तो किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका रॉयल्टी से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका रॉयल्टी से जुड़ा हुआ है। रॉयल्टी ऑफ बुक की हम लोग बात कर रहे हैं, और बुक भी आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी नॉन एकेडमिक बुक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी नॉन एकेडमिक बुक। क्लियर है। आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन एकेडमिक बुक होनी चाहिए। मैक्सिमम डिडक्शन कितना देखने को मिलता है, मैंने बता दिया, मैक्सिमम डिडक्शन आपको 3 लाख तक देखने को मिलता है। क्लियर। थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो बहुत बेसिक बातें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मेरे को लगा तो मैं डेफिनेटली आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। चलिए, अगला जो आपका डिडक्शन रहने वाला है वो ATRRB रहने वाला है। अभी क्या आएगा आपका, ATRRB, याद रखना। ठीक है। ये आपका नेक्स्ट डिडक्शन रहेगा। ये डिडक्शन जैसे पीछे रॉयल्टी से जुड़ा हुआ था ना,
किताबों की। कुछ ऐसे लोग नए नए इन्वेंशन करते हैं साइंस के फील्ड में और पेटेंट नाम करा लेते हैं अपने, तो पेटेंट्स के नाम पे जो रॉयल्टी मिलती है ना, वो अगर उसके अंदर डिडक्शन देखना है आपको तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ATRRB के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो किससे जुड़ा हुआ है ये जो डिडक्शन है, ये आपके पेटेंट से जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी थोड़ा याद रखिएगा। आप लोग इंडिविजुअल हो, याद रखिएगा क्या हो, आप लोग इंडिविजुअल हो, आपका स्टेटस R हो माने रेजिडेंशियल हो, और आप इंडिया के ही सिटीजन, आपकी किसकी हो, आपकी इंडिया की हो, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। और आपका जो इन्वेंशन है ना वो आपका रजिस्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका रजिस्टर होना चाहिए। किसके अंदर? पेटेंट्स एक्ट 1972, ये भी आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो आपका क्या है, पेटेंट्स एक्ट 1970 के अंदर आपका जो पेटेंट है वो रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, ठीक है, एज पर द पेटेंट्स एक्ट 1970, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। रॉयल्टी जो आपको रिसीव होती है, इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेटेंट्स रजिस्टर ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2003 के बाद अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970, तो ये आपकी एलिजिबल है, इसमें कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए जो आपको रॉयल्टी मिली है या फिर मैक्सिमम डिडक्शन भी यहाँ पे आपको कितने को देखने को मिलता है, 3 लाख देखने को मिलता है। जोन सी अमाउंट कम होगी वो क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपको रॉयल्टी कम मिली माने 3 लाख, मान लीजिए 2.5 लाख की रॉयल्टी मिली है तो डिडक्ट हो जाएगी। अगर आपको 4 लाख की रॉयल्टी मिली है तो 3 लाख उसमें से माइनस करके 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? तो अमाउंट डिडक्टेड ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपके इससे पहले क्या आया था, इससे पहले आया था आपका QQB, ठीक है ना। क्या आया था आपका QQB आया था ना, ध्यान रखिएगा क्या था, हाँ QQB। ATQQB ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये रॉयल्टी ऑफ बुक से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया ना किससे जुड़ा हुआ है, रॉयल्टी ऑफ बुक से जुड़ा हुआ है। और ये कहां से जुड़ा हुआ है, रॉयल्टी ऑफ पेटेंट से जुड़ा हुआ है। दोनों में डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रखी गई है। इसके अलावा अच्छा ये थोड़ा दर्ज जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट है, कई बार इनको ध्यान में नहीं रखते हैं हम लोग और दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब यार बच्चों की तरह एक बातें आप लोग थोड़ा बहुत तो खुद भी पढ़ सकते हैं, आप सभी को पता है तबीयत थोड़ी सी खराब है तो मैं ज्यादा एनर्जी लगा नहीं सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। एक आध स्लाइड है, छोटी छोटी बातें जहां पे मेरे को लगता है कुछ बताने जैसा नहीं है, वो आप लोग खुद भी रीड करेंगे तो चीजें आपको बेटर वे में समझ में आ ही जाएंगे। आगे चलते हैं, ये जरूरी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका ATTTA और इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे ATTTB और लास्ट एक आपका रहेगा ATU। ये आपके 3 सेक्शन और रह गए जो आज की क्लास के अंदर कवर करने हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ATTTA की बात करते हैं तो ये आपका डिडक्शन देता है आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के अंदर आपको डिडक्शन देखने को मिलता है। दोनों ही सेम बातें हैं, ए की बात कर लीजिए चाहे बी की बात कर लीजिए। बी आपका सीनियर सिटीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका सीनियर सिटीजन को कवर नहीं करता है, बस इतना ही फर्क है। रेजिडेंट अगर इंडिविजुअल है तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 60 साल से कम, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले लोग भी इस डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम द सेविंग अकाउंट, जैसे आप लोग बैंक किसकी कह सकते हैं, शेड्यूल बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक का एग्जांपल ले सकते हैं, पोस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट का एग्जांपल ले सकते हैं। FD यहां पे नहीं आएगा, RD नहीं आएगा और टाइम डिपॉजिट्स यहां पे नहीं आएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। डिडक्शन ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 10,000 का है, अगर 10,000 से ज्यादा जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है। यहां पे किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, यहां पे सीनियर सिटीजन को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। सीनियर सिटीजन को कहां पे इंक्लूड किया गया है, ATB के अंदर, सॉरी TTB के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। दिस सेक्शन पर अब यहाँ पे देखिए TTB क्या कहता है, दिस सेक्शन प्रोवाइड ए बिगर टैक्स बेनिफिट टू द सीनियर सिटीजन ऑन देयर इंटरेस्ट इनकम, जो उनको इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट के ऊपर। रेजिडेंशियल सीनियर सिटीजन है, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप लोग क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे जो अमाउंट आपका 10,000 रुपए नॉर्मल के केस में था ना, वो बढ़ करके कितना हो जाता है, 50,000 हो जाता है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अमाउंट कितना है, 50,000, 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उसके ऊपर आपको 50,000 माइनस करके टैक्सेबल रहेगा। सेविंग अकाउंट इंक्लूड होता है, फिक्स डिपॉजिट इंक्लूड होता है, रिकरिंग डिपॉजिट और आपका पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ये सब चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। क्लियर? ये थोड़ा ध्यान में रखना है। लास्ट एंड फाइनल जो आपका सेक्शन रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, ATU रहेगा। अगर आप सभी को याद हो तो डी के अंदर ATDD मैंने पढ़ाया था आपको, जो कहां से जुड़ा हुआ था, जो कहीं ना कहीं विकलांग लोगों से जुड़ा हुआ था, जो डिपेंडेंट क्या कहते हो आप लोग उसको, एक तरीके से डिसेबिलिटी पर्सन, यस, जो भी आपका डिपेंडेंट था ना, जो भी आपका डिपेंडेंट डिसेबिलिटी पर्सन था
माने किसी डिसेबिलिटी पर्सन था, कोई भी पर्सन जो आपका स्पाउस हो सकता है, जो आपका स्पाउस के बाद आप लोग सन की बात कर लीजिए, ब्रदर सिस्टर की बात कर लीजिए, सेल्फ तो नहीं लेंगे। सेल्फ अगर होता ना, यहाँ पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे क्या था, डिपेंडेंट था। अगर इंडिपेंडेंट आपका पर्सन है, देखिए दिस सेक्शन गिव्स द फ्लैट डिडक्शन टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वहां पे हिमसेल्फ और हरसेल्फ नहीं था। अगर आप खुद हैं और आप लोग डिसेबल है तो आप लोग उस केस में एटीयू का डिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात है डिसेबिलिटी के लिए। देखिए अगर मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, डिपेंडेंट हूं तो मेरे को कहां पे जाना पड़ेगा, मेरे को ATDD के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मेरे को किसकी तरफ जाना पड़ेगा, ATU की तरफ जाना पड़ेगा। दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपको देखने को मिलता है। द पर्सन हु हिमसेल्फ और हरसेल्फ मस्ट ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी। हम लोगों ने बताया था ये कुछ डिसेबिलिटी की बीमारियां हैं, नाम इनका याद आपको करना ही पड़ेगा। वही आपकी दो रेंज बनेगी। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है 40% से ज्यादा और 80% से क्या है, कम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको 75,000 तक का डिडक्शन देखने को मिलता है फ्लैट। और अगर आपकी जो स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी है, अगर वो 80% से ज्यादा है तो 1,25,000, 1,25,000 का डिडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई बिल वगैरह की जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्टेट डिडक्शन होता है। और यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कोई भी डॉक्टर देता है जिसके बिहाफ पे सारी चीजें डिडक्शन आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इन शॉर्ट जहां पे आपका ATDD है वो बताता है कि जैसे मैं अगर टैक्स पेयर हूं, ठीक है, M कोई भी टैक्स पेयर है और मेरी स्पाउस अगर थोड़ा सा क्या है, मेरा स्पाउस मान लीजिए क्या है, डिसेबिलिटी के अंदर है, तो उस केस में मैं ATDD की बात करूं। लेकिन टैक्स पेयर खुद ही आपका क्या है, डिसेबल है, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, ATU का डिडक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक और बुनियादी बातें हैं यहाँ पे। मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा रॉकेट साइंस था आज की क्लास के अंदर जो हमें ना समझ में, थोड़ा सा याद करना है। देखिए पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। इस चीज की तो क्लैरिटी है। आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, कोई आप 10th या 12th के स्टूडेंट नहीं है कि हर बार आपको मोटिवेशन देना ही पड़ेगा। आप लोग समझदार हैं, खुद इतना समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ATU तक के तमाम डिडक्शंस को मैंने कवर करा दिया है इस चैप्टर के अंदर। हाँ, मैंने थोड़ा सा एनर्जी कम लगाया क्योंकि सर्कमस्टांसेस, चीजें, सिचुएशंस, हालात कुछ इसी तरीके के हैं कि तबीयत खराब है, तबीयत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खराब है। मेरी कोशिश थी कि मैं क्लासेस आपको बीच में 1-2 दिन नहीं आई तब भी प्रोवाइड करूं, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी मेरी मतलब कंडीशंस अलाउ नहीं करती थी। थोड़ा बहुत रिकवर हुआ तो, लेकिन मैं आपके लिए क्लासेस लेके आया हूं। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। कमी है तो मैं उसको जरूर डेफिनेटली रेक्टिफाई करूंगा। क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।